ऑयल बालन हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। LAC पर चीन के साथ भारत के सैनिकों की झड़प। हमले में भारत का एक अधिकारी और 2 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ की बैठक। कोरोना से फिलहाल निजात नहीं, पीएम मोदी की लोगों से बचाव की अपील। पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, राज्यों से की सहयोग की अपील। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय को दी जमानत। 21 मई को आगरा से हुई थी अजय लल्लू की गिरफ्तारी। प्रयागराज SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध हुए कोरोना पॉजिटिव। SSP के गनर की रिपोर्ट भी आ चुकी है पॉजिटिव। सत्यार्थ को SRN हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो राजनीति। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना संक्रमण का बढ़ना लगातार जारी है और अनलॉक के पहले फेज में तो लगातार मुसलसल 10,000 या उससे ऊपर कभी कभी 11,000 संक्रमण के नए मामले रोज सामने आ रहे हैं पूरे देश में। यूपी में पिछले 24 घंटे में 507 नए मामले सामने आए हैं और पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। अब तक कोरोना से कुल मौतें जो हुई हैं उनका आंकड़ा भी 10,000 के बहुत करीब है, 99 पहुंच चुका है। बढ़ता ही जा रहा है ये आंकड़ा और जाहिर सी बात है ये हम सब के लिए चिंता की बात है, व्यवस्था के लिए चिंता की बात है, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के लिए चिंता की बात है, उद्यमियों से लगाए नौकरी पेशा लोगों के लिए चिंता की बात है। इन सब के बीच एक सुखद सच है और वो सुखद सच ये है कि रिकवरी रेट भारत का 50% से ऊपर का है, यानी कि ठीक होने वालों का आंकड़ा 50% से ज्यादा है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश इन हालात में भी आगे बढ़ना जारी रखेगा। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। प्रधानमंत्री का कहना यह है, उसका लबोलुआब यह है कि कोरोना के साथ हमें जीना होगा। क्या यही प्रधानमंत्री के कहने का अर्थ था? क्या कोरोना भारत से खत्म हो जाएगा, यह संकल्पना अब समाप्त हो गई है और नई बात यह है कि कोरोना के साथ ही हमें जीना सीखना होगा, आगे बढ़ना सीखना होगा? कैसे होगा ये सब कुछ? क्यों ये मान लिया गया है? क्यों ये शिफ्ट हुआ है गोल पोस्ट का? आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा जी, कांग्रेस नेता अमित सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मनीष शुक्ला और विश्व पत्रकार
रतिभाव त्रिपाठी, आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर आज की इस चर्चा में, राजनीति में। मनीष भाई, प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि भारत उन देशों में अग्रणी है जहां पर मृत्यु दर बहुत कम है। ये बात ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों की जान बच रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बगैर किसी वैक्सीन के, बगैर किसी दवाई के। रिकवरी रेट 50% से ऊपर है, ये बात भी ठीक है, तथ्यता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि संक्रमित लोगों का आंकड़ा अगर देखा जाए भारत में, तो दुनिया के टॉप 5 देशों में भारत एक है और बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 15-16 दिनों में। क्या यह सच नहीं है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मरीजों को इलाज जो है करने में लोग हिचकिचा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में और कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी? और क्या यह चिंता की बात नहीं है कि अगर यह जारी रहा तो स्थितियां बहुत कठिन हो सकती हैं? मनीष शुक्ला। देखिए राजेंद्र जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और जिसका कोई मेडिसिन या वैक्सीन अभी तक नहीं मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश में आज जो प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की, गवर्नर से बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की, उनका पूरा लपोलवाब ये था कि देश जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसमें वो सफल हो रहा है बिना वैक्सीन और बिना मेडिसिन के। यानी कोरोना की गति को भी हम रोकने में सफल हुए हैं। जो मृत्यु दर है कोरोना के नाते से वो भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है। और साथ साथ जो उपचारित होकर वापस जाने वाले लोग हैं, घर जाने वाले लोग हैं, उसकी रेट देश में 50% से अधिक है। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 61% से ऊपर है। साथ साथ उन्होंने चूंकि किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां चल सकती हैं उसकी भी चर्चा की। लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जो क्लस्टर बेस्ड नीति बनाई है उसकी भी चर्चा की। जी। और किस तरीके से विभिन्न फाइनेंस के जानकार, विभिन्न मेडिकल के जानकार, विश्व भर की जो एजेंसीज हैं वो किस तरीके से भारत में लॉकडाउन के दौरान जनता ने जो अनुशासन दिखाया और जिस तरह से लड़ाई लड़ी है उसकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, उसको बताकर उन्होंने पीठ भी थपथपाई सभी देशवासियों की। अभी कुछ तस्वीरें चलेंगी मनीष भाई, वो भी देखिएगा जरा, हमारे दर्शक भी देखेंगे कि देशवासियों ने कितना अनुशासन दिखाया है और दिखा रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों ने अनुशासन दिखाया भी है, इसमें ये सकारात्मक बात भी है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन राजेंद्र जी, जी बात जब होती है कि अनुशासन दिखाया गया तो हमको लगता है कि 1 से 2% लोगों में की कुछ गतिविधियां थी जिसके नाते से आप वो तस्वीरें तो दिखा सकते हैं। लेकिन विश्व के विभिन्न देशों में अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन हुए कि लॉकडाउन हटा दिया जाए, हम नहीं मानेंगे, तमाम तरह की जो चीजें हुई, ठीक बात है, हुई है, उस हिसाब से देश में बहुत अनुशासन रहा। और उस देश में जहां जनसंख्या इतनी थी, जहां तमाम तरह से बातें लोग कर रहे थे कि मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, और लॉकडाउन के नाते से हमने अपने चीजों को बहुत ग्रोन अप किया, बहुत चीजों को हमने डेवलप किया इस दौरान। और देखिए एक सत्यता है राजेंद्र जी, हमको आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है। कोरोना का जब तक वैक्सीन और मेडिसिन नहीं आती है हम उसको साथ कैसे जी सकते हैं और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मास्क पहनना, हाथ धोना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी। तो क्या ये जो सत्य जिसका आभास हुआ है, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो उसका आभास नहीं था? तब तो ये कहा गया था कि 21 दिन में, 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया और 21 दिन में हम ये युद्ध जीत लेंगे। मनीष भाई, देखिए राजेंद्र जी, हमको लगता है कि कुछ मीडिया में, कुछ फेसबुक पे, कुछ व्हाट्सएप पे लोग क्या लिखते हैं, ट्विटर पे क्या लिखते हैं, उस पे नहीं जाना चाहिए। कभी भी किसी भी जिम्मेदार आदमी ने ये सोशल मीडिया कि बिना मेडिसिन और वैक्सीन के ये लड़ाई खत्म की जा सकती है। हमेशा से ये कहा गया कि लॉकडाउन किया जा रहा है जिससे मेडिकल फैसिलिटीज को ठीक किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। मनीष और भाई, कोरोना से लड़ाई जीतने की बात थी, लड़ाई जीतने की बात थी मनीष भाई। मुझे लगता है कि राजेंद्र जी, जहां तक मुझे ध्यान में, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था ने अभिषेक मिश्रा रिस्पॉन्ड करेंगे। अभिषेक मिश्रा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राजेंद्र जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, आ रहा हूं अमित जी, आ रहा हूं, उनको बोल तो लेने दीजिए अभिषेक जी को। शब्दों में ये बात कही थी कि उन्होंने स्वयं ये बात कही थी कि 21 दिन में ये लड़ाई है और ये हिंदुस्तान ये लड़ाई जीतेगा।
मैं अभी भी कह रहे हैं जीतेगा। बिल्कुल, आज जो बातें आपने अभी कही मैं उनसे सहमत हूं। ये अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी रेट कम है, केस फर्टिलिटी रेट में अगर आप लेकिन देखें तो लगातार गिरावट आई, यानी कि हम कितने केसेस पे हमें पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं। एक महीने पहले का अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 40 केसेस जब हम टेस्ट करते थे लोगों को तो एक हमें केस मिलता था। आज की तारीख में हिंदुस्तान 13 की संख्या पे खड़ा है, यानी 13 टेस्ट लोगों को हम जब करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव मिल जाता है। हमको यह मानना होगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हिंदुस्तान ऑलरेडी है, इसी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की डेफिनेशन है कि जब कोई बाहर से आया हुआ आदमी या डायरेक्ट कांटेक्ट का आदमी जो ट्रेस किया जाए, उसके अलावा जब लोगों को होती है उसको ही हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। मैं बिल्कुल, देखिए, ये इस लड़ाई में हम सब साथ हैं, हम किसी का विरोध नहीं के लिए नहीं कह रहे। मैं सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूं कि हम आगाह हो जाएं। जहां हमने शुरुआत की थी कि हिंदुस्तान ये लड़ाई 21 दिन में जीत जाएगा, वहां 21 दिन में लगभग 10,000 केस थे और आज हमारे आपके बीच हम 3.5 लाख केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और हिंदुस्तान का अपना जो डेटा है वो कह रहा है कि 8 लाख केस होंगे जब जुलाई के एंड आते आते। हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। आज वक्त हमारी आपकी चर्चा आपने बहुत टॉपिकल उठाई है राजेंद्र जी, इसको हमें इस पे ले जाना चाहिए कि हम क्या तैयारी कर सकते हैं, किस तरह हम टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं। मैं एक और डेटा दूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो पिछले हफ्ते तक 15 से 16,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रही थी, आई डोंट नो क्या कारण है कि उसने गिरा करके 13,800 टेस्ट करने की, कल की जो डेटा आया है वो 13,800 टेस्ट है। प्लीज टेस्ट बढ़ाइए, ये कम करने का वक्त नहीं, बढ़ाने का वक्त है और बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें उसकी तैयारी करने का वक्त है। अब मिश्रा जी, मुझे लगता है कि इसके जरा व्यवहारिक पक्ष पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा और ये चर्चा इसीलिए है कि हम सब जाग जाएं। चर्चा किसी को कटघरे में खड़े करना, किसी पर जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर है, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये बात मालूम होना चाहिए कि बात क्यों हो रही है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी जिंदगी बची रहे, उनकी जिंदगी बेहतर हो। मिश्रा जी, सरकार का व्यवहारिक पक्ष ये है कि उसको तो अनलॉक करना है क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को फिर से गति देनी है, लेकिन इसमें हमने सीखा क्या है? आपको लगता है हमने सही लेसन लिए हैं सेंटर में और स्टेट में? मुझे लगता है हमने सही लेसन्स नहीं लिए हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई भी इकोनॉमी हो इनएविटेबली लॉकडाउन में नहीं रह सकती और लॉकडाउन खुलने की भी जरूरत है। हमें इकोनॉमिक साइकिल को भी इन पैरेलल चलाने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से हमें क्वारंटाइन करने की जरूरत है, जिस तरह से हमें आइसोलेशन की जरूरत है, जिस तरह से कांटेक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है और जिस तरह से टेस्टिंग की जरूरत है, ये 4 फैक्टर्स राजेंद्र जी बहुत जरूरी हैं कोविड के मैनेजमेंट में। दुनिया में ऑलरेडी आज आप देखेंगे 12 देश इस स्थिति में पहुंच गए हैं जो कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया उन्होंने अपने आप को। एक भी केस उनके यहां 50 दिनों से रिपोर्ट नहीं हुआ है। उन देशों की संख्या में हिंदुस्तान भी आ सकता है, लेकिन हमको यह करना पड़ेगा। हम इसको न करें, इसको अवॉइड करते रहें और बड़ी बड़ी बातें करते रहें, बातों से नहीं होगा। हम करेंगे तो होगा, करेंगे तो होगा। अमित सिंह, तो हमने सीखा नहीं, इससे मेरा बस यही दर्द है। अमित सिंह, आपको भी लगता है कि कुछ सीखा नहीं हमने पिछले 2-3 महीनों में? बिल्कुल। मैं 1 सेकंड का सिर्फ समय लेते हुए मैं सबसे पहले 47 साल के इतिहास में पहली बार चाइना बॉर्डर पे हमारे जो जवान शहीद हुए, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बात को शुरुआत करूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब विश्व में सबसे पहले हमने तैयारी शुरू कर दी और देशों की अपेक्षा, तो मैं उन्हें थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पहला केस 30 जनवरी को आया था। हमारे यहाँ 24 और 25 फरवरी को माननीय ट्रंप आए थे जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें बंद हुई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 17 मार्च को ताजमहल को बंद कर दिया गया, 17 मार्च को किया गया। पहला केस आया 30 जनवरी को, 17 मार्च को हमारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बंद करी गई। तो हमने तैयारी सबसे पहले कैसे कर ली? हमें ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये समझना, आम आदमी को समझाना चाहिए कि स्पष्ट करें कि जब 30 जनवरी को पहला केस आ गया और हम 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें बंद कर रहे हैं, ताजमहल को 17 मार्च को बंद कर रहे हैं, और मैं दूसरा बता रहा हूं, उनके करीबी मित्र, सबसे ज्यादा करीबी माननीय ट्रंप महोदय ने यह कहा है कि अगर भारत सही तरीके से टेस्टिंग कराए तो उन्हें लगता है कि विश्व में पहले नंबर पे भारत आ सकता है। आपने टेस्टिंग बंद करा दी, जब टेस्टिंग ही नहीं करोगे तो क्या होगा? तैयारी के नाम पे क्या हो रहा है? क्या आपने कहीं भी सैनिटाइज की व्यवस्था कराई? कहीं पे क्या मास्क बंटवाए? टेस्टिंग पहले से बढ़ी है,
टेस्टिंग पहले से बढ़ी है अमित जी। ये आपकी बहुत सारी बातें मैंने नहीं काटी, लेकिन टेस्टिंग वाली बात मैं इसलिए इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं क्योंकि टेस्टिंग पहले से ज्यादा हो रही है। हाँ, ये बात जरूर आप सवाल उठा सकते हैं कि भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले होनी चाहिए उस लेवल पे टेस्टिंग हो रही है। ये सवाल आपका जरूर हो सकता है अमित सिंह, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं अमित सिंह, इस वक्त क्या करना चाहिए? और जनसंख्या के आधार पर हमारी टेस्टिंग भी तो उस लेवल पर होनी चाहिए। ये जनसंख्या आज की नहीं है, ये हमेशा ये मालूम है कि भारत कितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या के आधार पर हमारी टेस्टिंग की रफ्तार भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या किया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री ये तो ठीक कह रहे हैं ना कि इसके बीच में हमें जीना होगा, इसी के बीच में आगे बढ़ना होगा, विकास का रास्ता तलाशना होगा, या इससे भी आपको आपत्ति है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अस्पताल के अंदर मरीज पड़े हुए मिल रहे हैं, कूड़ेदान में लाशें मिल रही हैं, मरीजों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो इस समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इन हॉस्पिटलों की स्थिति सही करनी चाहिए। जो मरीज मर रहे हैं जानवरों की तरह, उनको इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए। हॉस्पिटलों में बेड खाली पड़े हुए हैं, हमें आम एक गरीब आदमी को एंट्री नहीं मिल रही है, भर्ती नहीं हो रहे हैं। यही करना चाहिए सबसे पहले। जब एक आम आदमी, गरीब आदमी बचेगा ना, तभी ये देश बढ़ेगा। हमारी तो बात तो सही है, महोदय से यही दरख्वास्त है। अमित सिंह जी, बात बिल्कुल सही है कि चीजें बेहतर होनी चाहिए, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई संदेह होना चाहिए। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट रतिभाव त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? प्रधानमंत्री का यह कहना इस मोड़ पर बिल्कुल सटीक है कि अब कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा और आगे बढ़ना ही होगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। राजेंद्र जी, देखिए, नए किस्म की बीमारी है ये, पूरी दुनिया के लिए एक नया किस्म का अनुभव है। वैश्विक स्तर पर पहली बार ऐसा हुआ पूरी दुनिया में, जब से दुनिया शुरू हुई होगी, पहली बार लॉकडाउन हुआ पूरे विश्व में। तो ये जब नया प्रयोग है, नए किस्म की बीमारी है, नए किस्म का एक रोग आया है, तो नए चैलेंजेस भी हैं। और हमारा देश जिस तरह से उन चैलेंजेस से लड़ रहा है, उन चुनौतियों से लड़ रहा है, उसमें प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये हमें कोरोना साथ जीना होगा, ये सही बात है। ये स्वास्थ्य विज्ञानी और तमाम ऐसे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो पूरी दुनिया में यही कह रहे हैं कि अभी पूरे दुनिया को कोरोना के साथ जीना होगा। तो भारत दुनिया से अलग नहीं, भारत भी उसी में सर्वाइव कर रहा है। हाँ, जहाँ तक वैश्विक स्तर पर भारत के को अगर तुलना करें तो स्वाभाविक रूप से भारत में अभी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम केसेज आए हैं, और ईश्वर करे ये केसेस कम आए। इसमें सरकार ने जो उपाय किए ही, लेकिन जनता का भी बड़ा सहयोग रहा है। हमारे देश की जनता ने इस बारे में वो किया। हाँ, कुछ कमियां भी हुई हैं। कमियां कैसे हुई हैं कि जनता ने जब लॉकडाउन खोला गया तो जनता ने उसको ठीक से ओबे नहीं किया, डिसोबे करने लगे। उन्हें लगा कि कोई बड़ी स्वतंत्रता मिल गई, बड़ी आज़ादी मिल गई है। उन्हें लॉकडाउन को तोड़ने के पर जो एहतियात बरतने चाहिए थे उन्होंने कुछ कमी लाई। लेकिन सरकारी स्तर से जो प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों में अभी और तेजी लाने की और गति लाने की जरूरत है। क्या वो गति क्या हो? त्रिपाठी जी, स्पेसिफाई करिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर क्या करना चाहिए, स्पेसिफिकली बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें एहतियात बरतनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं उनका भरपूर उपयोग पूरी सद्भावना के साथ। ये नहीं कि अगर मरीज कहीं हॉस्पिटल में मर रहे हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए। इस पर भी सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को निभाए कि उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेज को, उन स्टाफ को इस बात के लिए और प्रेरित करे। ऐसा नहीं कि वो प्रेरित नहीं है, फिर भी उन्हें और प्रेरित करे कि नहीं, उनके साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए। ये हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें कोई बीमारी जानवर के फैलाई नहीं, अनायास ही बीमारी आई है। तो उन्हें अपडेट रखें, उन्हें विशेष संवेदनशील बनाएं और जांच का सिस्टम तेज करें। इसके अलावा जो हमें एक सुविधा इस बात की मिली हुई है कि हमें आत्मनियंत्रण करना है, उस पर जनता की भी जिम्मेदारी है और जनता को भी सरकार के साथ सहभागी बनना होगा। इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। कोई शक नहीं है इसमें कि जनता की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। बल्कि मनीष भाई, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अब जनता की ही जिम्मेदारी है। स्टेज के बाद से अनलॉक के फेज 1 में स्पष्ट हो गया है कि खुद को बचाने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर डाल दी गई है। मनीष भाई, चर्चा इस तरह की भी है। दूसरी बात मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो आप बहुत सारी बातों को रिस्पॉन्ड करेंगे, यहां पर किया क्या जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार के लिए
घर से बाहर निकलते हैं तो जो कोरोना से बचने की गाइडलाइन है वो व्यवहारिक रूप में उनसे पालन हो ही नहीं पा रहा है, जबकि वो समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि उनको ऐसा करना है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर के बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। मनीष भाई, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। देखिए राजेंद्र जी, कुछ छोटी छोटी सावधानियां इस प्रकार की है कि जो कोई भी व्यक्ति कर सकता, जैसे मास्क बांधा जा सकता। मास्क के लिए जरूरी नहीं है कि वो बाजार का बना हो, नहीं हो तो पूर्वांचल के क्षेत्र में तो गमछे का प्रचलन रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है, विभिन्न देश के विभिन्न भागों में रहा, वो बांधा जा सकता है। महिलाओं के लिए भी दुपट्टे से लेकर अन्य चीजें हैं, यानी फेस कवर होना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात देखिए, चूंकि मेडिसिन और वैक्सीन नहीं है, अभी मार्केट में नहीं आई है, ये बात हम आप सब लोग जानते हैं, पैनल पर बैठे लोग जानते हैं, जो हमको आपको देख रहे हैं वो भी जानते हैं। तो बचाव ही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उपाय है इस कोरोना से लड़ने का, उसका पालन होना चाहिए। रही बात अभी की हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की, तो लॉकडाउन के दौरान हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। 1-2 घटनाओं का जिक्र आया है, निश्चित रूप से मुंबई और दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल्स को आप लोगों के कैमरों ने दिखाया जहां लाशें और मरीज आपस में एक साथ। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर अव्यवस्था देखी गई है, नोएडा में, सिद्धार्थनगर में, बहुत सारी जगहों पर। ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली और महाराष्ट्र। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार की सजगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो एक पूर्ण राज्य है, वहां की सरकार काम कर रही है, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो अप किया है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर उनको बेड भी उपलब्ध कराए हैं। कल गृह मंत्री जी स्वयं एलएनजेपी हॉस्पिटल गए थे, जहां की खबर दिखाई गई थी। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्य और केंद्र की सरकारों के जो इफर्ट्स है उसकी सराहना की है, उन्होंने किसी की आलोचना नहीं की है। हाँ, ठीक बात, सबकी उन्होंने सराहना की है कि सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, और हमको आपको सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अभी एक साथी कह रहे थे कि 30 जनवरी को पहला मरीज आया था। हमारे यहाँ लॉकडाउन तब लगा जब 550 मरीज थे, यानी संख्या की दृष्टि से देखें, देश की जनसंख्या के हिसाब से, तो 550 135 करोड़ में अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 0.00 करके आएगा। तो निश्चित रूप से समय से लिया गया निर्णय था, और लॉकडाउन का उपयोग केवल और केवल फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लॉकडाउन से बीमारी नहीं खत्म होती है, उस समय मेडिकल फैसिलिटीज को या अन्य चीजों को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसमें हमने किया है। उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था तो 23 मरीज प्रतिदिन टेस्ट हो सकते थे, आज 15,000 से ऊपर टेस्टिंग की व्यवस्था है। एक बात मैं कह के खत्म करूंगा, उत्तर प्रदेश में कोई मरीज ऐसा नहीं है जिसके पास अगर लक्षण दिख रहा हो उसकी टेस्टिंग न हो रही हो। चलिए, आपकी बात हमारे दर्शकों के सामने समय इतना ही था। मनीष भाई, आपने जो क्लेम किया है उसकी सत्यता तो हमारे दर्शक ही समझ सकते हैं, और वही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी दुरुस्त है। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, अमित सिंह, मनीष शुक्ला और रतिभाव त्रिपाठी जी, राजनीति में आकर जो है अपनी बात रखने के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का राजनीति का अंक देखने के लिए। नमस्कार।